डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी डिजीज़ के बारे में, रोग क्या होता है, और कुछ परिभाषाएं आपको बताई गई थी, जैसे इन्फेक्शन है, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्टिव पीरियड, वेक्टर, कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको कुछ परिभाषाएं बताई गई थी जो भी आप आगे डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे हम और आप पढ़ेंगे, तो ये जो परिभाषाएं हैं हर एक बीमारी में इनका उपयोग होता है, और इसलिए इनकी जानकारी आपको पहले दे दी गई थी, क्योंकि ये सारे वर्ड्स, सारी डेफिनेशंस जो हैं उसमें यूज़ में आएंगी, प्रयोग में आएंगी। तो आज हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहला है आपके जो सिलेबस में, वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको रोहिणी भी कहते हैं, जिनके गलघोटू बीमारी है ये डिप्थीरिया। यह एक अत्यंत ही संचारी रोग है, एक तीव्र संक्रामक रोग है, और ये जो बीमारी है संदूषित जल, भोजन और दूध के द्वारा फैलती है। ये ऐसा रोग है जो कि 6 महीने के बच्चे से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक होता है, और 15 वर्ष तक की आयु के किशोर अवस्था में भी हो जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो है मृत्यु दर 50% होती है। इस रोग के जीवाणु जो हैं बैसिलस वर्ग के हैं, जो कि टॉन्सिल्स, ग्रसनी, नासिका और स्वर यंत्र पर आक्रमण करते हैं और उनके चारों तरफ एक झिल्ली बना देते हैं। जीवाणु इस झिल्ली में गुणन क्रिया करते हैं और जैविष फैलाते हैं। इस जैविष को हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं, जो झिल्ली से बाहर निकलकर शरीर में संचारित होने लगता है। तो आमतौर पर यानी कि जो ये जीवाणु हैं गले पर आक्रमण करते हैं, और इनकी जो गुणन क्रिया है गले में तीव्र गति से फैलती है, और इनकी संख्या में वृद्धि इसी एरिया में होती है। जीवाणु जो है ये छिपे हुए रहते हैं, अभी मैंने बताया जैव विष का निर्माण करते हैं, और ये विष जो है पूरे शरीर में रक्त यानी कि ब्लड के माध्यम से फैल जाता है और विषाक्तता के लक्षण पैदा करता है। पूरे शरीर में विष फैल जाने से क्या है, तंत्रिका तंत्र और जो हार्ट है, हृदय है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, और अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो रोगी के मरने की भी संभावना रहती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जो है समय पर उपचार किया जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाना चाहिए उसको। फिर ये है कि जो जीवाणु ये रोग फैलाते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉर्नी बैक्टीरिया, और दूसरा है कोडिप्थरी सी इंटरमीडियस, तीसरा है कोडिप्थरी माइटिस। जो इसका प्रसार है वो कैसे होता है, तो ये रोगी या रोगवाहक व्यक्ति के सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। रोगी के संक्रामक पदार्थ जैसे कि तौलिया है, वस्त्र है, बर्तन है, अगर किसी को ये रोग हुआ है और उसका कोई भी सामान दूसरा जो है बच्चा या किशोरी प्रयोग में ला रहा है, तो उसको ये रोग हो सकता है, और सीधे संपर्क के द्वारा तो होता ही है। तीसरा है अन्य पदार्थ, जैसे कुछ भी है, उस रोगी व्यक्ति ने किस चीज़ को छू दिया, जैसे चाकू, किताब, पेन, उसके टॉयज वगैरह, कोई भी सामग्री जो वो प्रयोग में ला रहा है पेशेंट, उसके ऊपर उसका जो है कीटाणु फैल गए हैं, तो दूसरे ने उसको अगर छुआ है तो ये बीमारी जो है फैल सकती है। फिर अभी पहले बताया दूषित जल पीने से, दूषित दूध से या भोज्य पदार्थों के द्वारा भी ये बीमारी जो है फैलती है। किसी का जूठा पानी पी लिया उस बीमार व्यक्ति का, या जूठा दूध पी लिया, या छोटे बच्चे की ऐसे जैसे बोतल्स वगैरह से दूध देते हैं, उसको अच्छी तरह से बॉईल नहीं किया गया और उसमें वो जीवाणु है तो वो फैल सकते हैं। या भोज्य पदार्थ जो है दूषित है, या जूठा गलती से किसी ने खा लिया, या जूठा बर्तन यूज़ कर लिया, तो इन सब कारणों से जो है ये रोग फैल सकता है। फिर ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल
क्या है, यानी कि कितने दिन जो है ये स्टार्ट होता है और कब तक जो है इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो इसका जो पीरियड है 2 से 5 दिन तक का होता है, यानी कि रोगाणु जो है शरीर में प्रवेश कर लेने से लक्षण उत्पन्न होने की अवधि जो है 2 से 5 दिन की होती है। उसको हम कहते हैं उद्भवन काल। जो इसकी संक्रामक अवधि है, जो भी परिभाषा आपको शुरू में बताई थी वो सारी उसमें प्रयोग होंगी। तो संक्रामक अवधि जो है रोगी के शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न होने के बाद से की होती है। व्यक्ति जीवाणु रहित नहीं हो जाता है जब तक। वह संक्रामक काल औसतन 2 से 4 सप्ताह का होता है। नाक व गले से जो भी स्राव निकलता है का जीवाणु संवर्धन परीक्षण कल्चर टेस्ट किया जाता है और जीवाणु पाए जाने पर उपचार किया जाता है। अगर किसी को रोग है तो उसका जो भी सैंपल है उसका कल्चर टेस्ट करके पहले पता लगाया जाता है कि कौन सा जो है उसमें वायरस है या बैक्टीरिया है, फिर उसका इलाज जो है उसी के अनुसार किया जाता है। तो इसके अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो शुरू में क्या होता है, सुस्ती आती है रोगी को, जी मिचलाता है, भूख कम लगती है और भूख न लगने की शिकायत रहती है। ग्रसनी व टॉन्सिल्स के चारों ओर झिल्ली बनने लगती है जिससे सूजन आ जाती है। गले से कुछ भी निगलने में कष्ट होता है। फीवर रहता है इसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ज़्यादा फीवर भी हो सकता है। और जीवाणु जो है जैव विष उत्पादित करते रहते हैं और ये जो विष है वो पूरे शरीर में फैल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में फैलने की भी संभावना रहती है। अगर बहुत अधिक मात्रा में विष फैल जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन नहीं है उससे पहले ही रोगी का जो है इलाज अच्छी तरह से तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। हृदय और अन्य तंत्रिकाओं में विकार उत्पन्न हो सकता है और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए शुरुआत में जैसे ही कुछ सिम्टम्स आते हैं तो समय से उपचार जो है इसका अनिवार्य है वो हमें कर लेना चाहिए। अब किसी भी रोगी बच्चे या शिशु या किशोरी में ये लक्षण जैसे दिखते हैं तो तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और डॉक्टर से उसका उपचार जो है अच्छे से करवाना चाहिए ताकि भयंकर स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसका जो प्रसारण है वो किस तरह से होता है। वैसे आपको शॉर्ट में आपको अभी मैंने बताया है, थोड़ा सा आपको डिटेल में और बताना चाहूँगी। अभी मैंने आपको बताया है कि रोगी रोगवाहक व्यक्ति के द्वारा होता है, सीधे संपर्क के द्वारा ही होता है। उसके साथ खाना पीना, हंसना, चूमना, गले लगना, हाथ मिलाना, तो इन सब के कारण जो है हो सकता है। फिर रोगी का बर्तन, कपड़ा, रुमाल, तौलिया, कुछ भी सामान जो उपयोग में लाया है उसके द्वारा हो सकता है। मक्खियाँ भी संक्रमित व्यक्ति के नाक के ऊपर बैठती हैं या थूक के ऊपर बैठती हैं तो उनसे भी जो है फिर वो मान लो खाने या भोजन पे, खाद्य सामग्री पे जहाँ पर भी बैठती हैं तो ये रोग फैलने का कारण हो सकता है। बाकी खांसना, छींकना, थूकना इत्यादि तो है ही क्योंकि ये वातावरण में उसके जीवाणु फैलते हैं खांसने, छींकने और थूकने से, और उसी वातावरण में जब व्यक्ति सांस लेता है तो ये रोग हो सकता है। तो ये इसके मुख्य कारण है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका सिम्टम्स आपको बता दिए है ना, इंक्यूबेशन पीरियड होगा, इन्फेक्शन पीरियड हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या है। तो जैसा कि शिशु के जन्म के 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने बाद से 9 माह तक की आयु तक डीपीटी के 3 टीके लगवा देने चाहिए। 2 टीकों के मध्य 1 माह का अंतर होना चाहिए। जैसे अगर शिशु को डीपीटी का पहला टीका 1.5 महीने में लगता है तो दूसरा 2.5 माह में और तीसरा 3.5 माह में, यानी कि 1-1 महीने के अंतराल पे। इसके बाद 18 माह से 2 वर्ष की अवस्था तक बूस्टर का टीका दिया जाता है जिससे बच्चे में प्रतिरक्षात्मक शक्ति विकसित हो जाती है। पुनः फिर 5 वर्ष की आयु में भी बूस्टर का टीका लगवा देना चाहिए। तो जो प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन है उसका जो है अच्छे से पालन करना चाहिए और वो लगवाना चाहिए ताकि उसे किसी भी तरह की बीमारी ना हो। और इससे क्या है, बच्चा जो आक्रमण अवधि को भी पार कर लेता है। फिर है बचाव के क्या उपाय हैं।
तो बचाव का जहाँ तक सवाल है उसमें क्या है कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो विद्यालय तथा परिवार में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चलाना चाहिए। शिशु के नाक व गले के स्राव की जांच की जानी चाहिए। जीवाणु की उपस्थिति का पता चलते ही तुरंत रोग निदान हेतु उपचार शुरू कर देना चाहिए। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन की उपस्थिति में ये जीवाणु जो है शीघ्र मर जाते हैं, अतः एंटीबायोटिक्स चिकित्सक की सलाह से लेने चाहिए। रोगी को पृथक अलग से रखना चाहिए, उसका उचित उपचार करना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बर्तन, रुमाल, तौलिया, बिस्तर, अन्य उपयोग में जो भी सामग्री लाई जाती है उसको विस्कमित करना चाहिए। रोगी व्यक्ति के गले व नाक के स्राव को रुई पर लेकर उसका कल्चर करते हैं, इसका टेस्ट कराया जाना चाहिए और तभी जो है इलाज सही हो पाता है। और इसके साथ साथ जीवाणु का पता लगते ही उसका उपचार जो है समय पर करवा देना चाहिए। किसी भी तरह की ढील बरतने से व्यक्ति को जो है किसी भी तरह का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो भी सामग्री है उसके द्वारा उपयोग में लाई जा रही है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और रोग से जितना हो सके बचाव रखा जाए और समय पर उसका इलाज करवाया जाना चाहिए। फिर साथ में कुछ बातें और भी हैं। रोगी को पूर्ण विश्राम करवाना चाहिए ताकि उसका जो शारीरिक अंग है कम से कम प्रभावित हों और चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही दवाइयाँ जो है प्रयोग में लाई जानी चाहिए। रोगी को अधिक से अधिक, अब डाइट की बात करें तो अधिक से अधिक तरल पदार्थ जो है देने चाहिए और सादा खाना देना चाहिए, हल्का खाना देना चाहिए। तला हुआ मसालेदार खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो नुकसानदायी होती हैं। तो ये है डिप्थीरिया के बारे में। थैंक यू।